हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसआर जनरल स्टडीज़। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे डीसी बैंक्स के बारे में, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। जैसे डीसी बैंक्स क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, डीसी बैंक्स की लिस्ट कौन जारी करता है, और अगर ये डीसी बैंक्स फेल हो जाते हैं तो इनका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ डीसी बैंक? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। ये वो बैंक होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिकली। ये ऐसे बैंक्स होते हैं कि अगर कभी क्राइसिस आ गया या फिर ये बैंक्स कभी फेल हो गए तो उसका इम्पैक्ट पूरी इकनॉमी पे पड़ता है और वो पूरी इकनॉमी को बर्बाद कर सकता है। तो जैसे डीसी बैंक की टैगलाइन है टू बिग टू फेल, मतलब इन्हें टू बिग टू फेल की कैटेगरी में रखा गया है कि ये अगर बाई चांस ये बैंक्स कभी फेल होते हैं या फिर कभी भी इनमें कुछ क्राइसिस आने की कंडीशन होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको फुली सपोर्ट करेगा। जैसे इसकी डेफिनेशन है, डीसिब मीन्स दैट द बैंक is too big to fail. According to the RBI, some banks become systematically important due to their size, cross-jurisdictional activities, complexity, and lack of substitute and interconnection. आरबीआई हर साल अगस्त में डीसी बैंक की लिस्ट जारी करता है और ये जो डीसी बैंक्स होते हैं इनको आरबीआई मैनेज करता है और इनके ऑपरेशंस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आरबीआई हर साल ये लिस्ट जारी करता है डीसी बैंक्स की। टू बिग टू फेल lenders banks whose failure is likely to impact financial system as a whole because of their size and reach of operations। मतलब ये बैंक्स बहुत ही बड़े, जैसे कि एसबीआई की ही बात कर लें। एसबीआई कितना बड़ा बैंक है, इंडिया का नंबर 1 मतलब बैंक माना जाता है। तो इसका जो ऑपरेशन है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड ऑपरेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के इन्वेस्टमेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। सो अगर ये बैंक्स कभी फेल होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है। डीसी बैंक की लिस्ट में आरबीआई ने 3 बैंक्स को रखा है, एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। डीसिप की लिस्ट में उन्हीं बैंक्स को रखा जाता है जिन बैंक्स की एसेट्स जीडीपी के 2% से ज़्यादा है। मतलब जितनी भी हमारी जीडीपी है उसके 2% से ज़्यादा इन बैंक्स के पास एसेट्स होना चाहिए, तो उन्हीं बैंक्स को हम डीसिप की लिस्ट में रखते हैं। एंड वही कि डीसी बैंक्स को आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई 2014 में डीसी बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आया। डीसी बैंक टू बिग टू फेल, मतलब ये ऐसे बैंक है जो कभी फेल नहीं हो सकते, तो इसमें कस्टमर्स अपना कितना भी अमाउंट रख सकती है, लोन ले सकती है। मतलब ये इकोनॉमी को एक तरीके से मजबूत बनाएंगे ये बैंक, इसलिए डीसी बैंक इम्पॉर्टेंट है। ये बैंक्स कभी भी फेल नहीं होंगी, सो कस्टमर का पैसा या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो वो कभी भी लॉस में नहीं जाने वाला है। सो ये डीसी बैंक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इंडिया की इकोनॉमी को मतलब बनाए रखने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 2007-2008 में लेमन ब्रदर्स एक बैंक था जो कि बैंकरप्ट हो गया था। जो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था उसी बैंक करप्सी से, जिसका इफ़ेक्ट एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम पे पड़ा। और ये इतना बड़ा बैंक था कि इसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ उस कंट्री पे बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसका असर पड़ा। सो ऐसी ही कंडीशन से बचने के लिए आरबीआई ने कुछ बैंक्स को डीसिप्स बैंक की कैटेगरी में रखा है। इसमें वे क्या करते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट बैंक्स होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। और एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, ये जो डीसी बैंक्स हैं मतलब इनको अपनी कैपिटल के अलावा कुछ परसेंट एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास बफर के रूप में रखना पड़ता है, जो कि आरबीआई डीसी बैंक की लिस्ट के साथ हर बैंक के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट बताता है, जो कि वो अपनी एडिशनल कैपिटल के रूप में अपने पास हमेशा रखते हैं। बकेट पॉलिसी, आरबीआई इन डीसी बैंक्स को उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग 5 बकेट्स में रखता है। आरबीआई रिलीजेस 2020 लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक डीसिप्स। इसे आरबीआई ने रखा है, देखिए बकेट में 5 4 3 2 1, मतलब उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग बकेट्स में उन्होंने बैंक्स को रखा है। जैसे नंबर 3 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कोई भी बैंक जो कैपिटल अपने पास रखती है, लेट्स सी अगर वो 10.5% है तो 10.5% प्लस उसको, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ले लीजिए तो वो 0.60% एक्स्ट्रा, मतलब 10.5 प्लस 0.60% उसको अपने पास कैपिटल हमेशा रखना होगा।
एंड ऐसे ही 1 नंबर पे है ICICI एंड HDFC। ऐसे ही ICICI और HDFC बैंक को भी 0.20% एक्स्ट्रा कैपिटल अपने पास हमेशा बफर के रूप में रखना होगा। कोई भी बैंक अपनी कैपिटल टू टीयर्स में रखती है, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 में जैसे शेयर होल्डर्स आते हैं एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आती है। मतलब जैसे जब भी कोई बैंक या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर मार्केट में बेचती है तो लोग उसको परचेस करते हैं। उसके बाद जो भी उनको अमाउंट मिलता है, जो भी उनका इनकम होती है, उसको वो अपनी फ्यूचर ऑपरेशंस में बैंक यूज़ करती है। तो ये जितनी भी इनकम होती है ये Tier 1 में आती है। तो Tier 1 मतलब सारा का सारा बैंक का जितना भी प्रॉफिट है वो Tier 1 में आता है। ये जितना ज़्यादा होगा बैंक के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। Tier 2 में आता है जैसे लॉन्ग टर्म लोन या फिर अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, ये सारे Tier 2 में आते हैं। Tier 1 कैपिटल ज़्यादा लिक्विड होती है, इसको हम जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जबकि Tier 2 कैपिटल को हम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर नहीं सकते। अगर किसी भी बैंक की टोटल कैपिटल की बात करें तो उसमें Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल मिलाकर उसका टोटल कैपिटल होगा। Tier 1 कैपिटल में मेन कैपिटल्स आती है जैसे इक्विटी और रिजर्व्स वगैरह, जबकि Tier 2 कैपिटल में सप्लीमेंट्री कैपिटल्स आती है जैसे अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व एक्सेट्रा। तो जैसे अभी मैंने आपको Tier 1 और Tier 2 का बताया, तो ये वही हिंदी में दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो इस सेशन में हमने कंप्लीट DSIB के बारे में पढ़ लिया है, जैसे DSIB बैंक्स क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल SR जनरल स्टडीज़ को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम ऐसे ही न्यू टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।